हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? आंसर हो जाएगा अजय। तो दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है, तो इसमें जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया है। तो इस ऑपरेशन के तहत उन नागरिकों को वापस लाया जाएगा जो वापस आना चाहते हैं। तो विदेश मंत्रालय के द्वारा 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और ये जो कंट्रोल रूम है ये स्थिति की निगरानी कर रहा है कि इस इजराइल और हमास संघर्ष क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है और सूचना एवं सहायता प्रदान करने के लिए ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा रामल्ला में भी भारत के प्रतिनिधि कार्यालय में 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। दोस्तों, जो रामल्ला है ये एक फिलिस्तीनी शहर है और ये फिलिस्तीन राज्य की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी के रूप में काम करता है। बात आई है ऑपरेशन की, तो चलिए कुछ प्रमुख ऑपरेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में इजराइल के द्वारा ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन चलाया गया है हमास के खिलाफ। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, तो ये भारत ने चलाया था। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार के द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन गरुड़ की बात करें तो सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए इसे शुरू किया था। तो ये कुछ प्रमुख ऑपरेशन हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर बात आई है इजराइल की, तो कैपिटल इसकी जेरूसलम है। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की अगर हम बात करें तो यह पश्चिम एशिया का एक देश है। और इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान आते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और आप इसे ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगे और जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब आपके चैनल स्टडी कर की ई मैगजीन को भी लॉन्च कर दिया गया है। तो सितंबर 2023 की जो ई मैगजीन है उसको लॉन्च कर दिया गया है और ये मैगजीन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस मैगजीन में आपको वन लाइनर फैक्ट मिलेंगे और इसके अलावा डिटेल्स से क्वेश्चन मिलेंगे और मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे, यानी एक प्रकार से इसमें टेस्ट भी मिलेगा। और इस ई मैगजीन में सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स अवार्ड, इन सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है। दोस्तों, अगर आप ये ई मैगजीन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। आप प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी कर सर्च करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो मिल जाएगा। तो आप उसको इंस्टॉल करिएगा और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो यहां से आप इस ई मैगजीन को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने ऑफिशियली तौर पर गंगा डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव क्या है तो आप क्या बताएंगे? इसका आंसर गंगा डॉल्फिन। दोस्तों, गंगा डॉल्फिन को प्लेटनिस्टा गैंगेटिका भी बोला जाता है, तो यह इसका वैज्ञानिक नाम है। यह वैज्ञानिक नाम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती, गेरुआ नदियों में निवास करती है।
दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के द्वारा इस गंगा डॉल्फिन को रेड लिस्ट में डाला गया है और इसे लुप्त प्राय प्राणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी IUCN का कहना यह है कि ये जो गंगा डॉल्फिन है ये लुप्त प्राय प्राणी है। तो इसके संरक्षण के लिए साल 2009 में भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। दोस्तों गंगा डॉल्फिन के शिकार को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बैन किया गया है। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा हर साल 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको आप जरूर नोट करिएगा। गंगा डॉल्फिन की ऑफिशियली तौर पर जो खोज है वो 1801 में की गई थी। गंगा डॉल्फिन की बात करें तो ये भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी है उसमें और इसके अलावा कर्णाफुली सांगू नदी की जो नदियां हैं उसमें ये पाई जाती है। दोस्तों गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती हैं, ये इसकी विशेषता है और यह वास्तव में दृष्टिहीन होती हैं, यानी यह देख नहीं सकती हैं। चलिए दोस्तों कुछ प्रमुख राज्यों के राजकीय पशु और पक्षियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है नीलकंठ और राजकीय पशु है काला हिरण। बिहार की बात करें तो घरेलू गौरैया राजकीय पक्षी है और गौर यहाँ का राजकीय पशु है। छत्तीसगढ़ में पक्षी है पहाड़ी मैना और पशु है जंगली भैंसा। झारखंड में कोयल यहाँ का राजकीय पक्षी है और हाथी यहाँ का राजकीय पशु है। केरल की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ का राजकीय पक्षी है और हाथी यहाँ का राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश की बात करें तो शाही बुलबुल यहाँ का राजकीय पक्षी है और बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सारस यहाँ का राजकीय पक्षी है और दलदली हिरण जिसे बारहसिंगा भी बोला जाता है तो ये यहाँ का राजकीय पशु है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के आयुष सेठी ने WWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों भारत के आयुष सेट्टी ने अमेरिका के स्पोकैन में आयोजित WWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और इसके अलावा गोल्ड मेडल जीता है इंडोनेशिया के अलवी फरहान ने। यहाँ पर बात आई है WWF की, तो इसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसका गठन हुआ था 1934 में। हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके जो मेंबर हैं वो हैं 194 और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेनमार्क के पॉल एरिक होयर लॉर्सन। यहाँ पर बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों क्रिकेट को लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। यानी इस प्रकार की चर्चा हो रही है कि जो लॉस एंजल्स अमेरिका में 2028 का ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट को भी शामिल किया जाए। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है वो WWF रैंकिंग में भारत की नंबर 1 जोड़ी बनी है। नवंबर 2023 में अयोध्या में राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। सात्विक साईराज और चिराग की जोड़ी ने एशियन गेम्स 2023 में बैडमिंटन में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है। हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहेन एशियन गेम्स 2023 की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें भारत के ध्वजवाहक थे और जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी उसमें PR श्रीजेश भारत के ध्वजवाहक थे। दोस्तों सू रेडफर्न इंग्लैंड और वेल्स में पुरुषों के प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अंपायर के रूप में पहली महिला अंपायर बनी है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट ने किस स्वायत्त संस्था की स्थापना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा मेरा युवा भारत। तो दोस्तों अब भारत में एक नई संस्था बनेगी, स्वायत्त संस्था होगी और इसका नाम होगा मेरा युवा भारत। तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है युवाओं के विकास के लिए सरकार के एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना। दोस्तों ये जो संस्था होगी ये यूथ डेवलपमेंट के लिए प्रौद्योगिकी के द्वारा संचालित एक सिस्टम के रूप में काम करेगी। यह कार्यक्रम सरकार का ध्यान युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर केंद्रित करने में मदद करेगा और जो मेरा युवा भारत है इसको 31 अक्टूबर 2023 को यानी राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पर्यटन मंत्रालय ने नई दिल्ली में PATA ट्रैवल मार्ट
2023 का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सीएम केजरीवाल ने 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान अभी हाल ही में जारी किया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 6 महीने के लिए AFSPA को बढ़ाया है। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों, भारत का पहला लाइट महोत्सव गोवा में अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? आंसर हो जाएगा गौतम अदानी। तो फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की सूची प्रकाशित की है और इस लिस्ट में पहला स्थान है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का और दूसरा स्थान है गौतम अदानी का। दोस्तों, फोर्ब्स के मुताबिक सभी 100 लोगों की जो कुल संपत्ति है वो है $799 बिलियन की। इसके अलावा अभी हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट को भी जारी किया गया है और इस रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी को पहला स्थान दिया गया है। दोस्तों, अगर हम भारत के टॉप 5 अमीरों की बात करें तो इसमें पहला स्थान है मुकेश अंबानी का, दूसरा है गौतम अदानी का, तीसरा स्थान है शिव नादर का, चौथा स्थान है सावित्री जिंदल का और पांचवा स्थान है राधा किशन दमानी का। क्वेश्चन है, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका पंकज बोहरा। तो दोस्तों, पंकज बोहरा ने इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका संभाली है। दोस्तों, इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भारत में 14 कार्यालयों और अमेरिका में 27 भागीदारी संगठनों के साथ भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने का कार्य करता है। याद रखिएगा, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर के अभी हाल ही में उभरा है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो गोकुल सुब्रमण्यम अभी हाल ही में इंटेल इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त बने हैं। मदन लाल रैगर कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत बने हैं। ऋतिक रोशन मोबी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। राहुल द्रविड़ BPCL के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। PR श्रीजेश साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO बने हैं। मनोज यादव RPF के महानिदेशक बने हैं और देवेश उत्तम लिथुआनिया में भारत के राजदूत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है और यह जो आयोग होगा यह एक वैधानिक निकाय होगा। तो मुंबई में हुई राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। मुंबई कैपिटल है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल हैं रमेश बैस। विधान परिषद की 78 सीटें हैं। विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की गई है? आंसर हो जाएगा विवेक अग्निहोत्री। तो ये जो पुस्तक है ये विवेक अग्निहोत्री की पुस्तक है। तो इसको अभी हाल ही में लखनऊ में लॉन्च किया गया है। उनके द्वारा दोस्तों द कश्मीर फाइल फिल्म को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा 2023 में उन्होंने एक मेडिकल ड्रामा फिल्म द वैक्सीन वॉर को भी निर्देशित किया है। बात करते हैं 2023 की प्रमुख पुस्तकों को। तो रणजीत प्रताप के द्वारा एज द व्हील टर्न्स पुस्तक को लिखा गया है। नीरजा चौधरी जी के द्वारा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक को लिखा गया है। विजय दर्दा के द्वारा रिंग साइड पुस्तक को, रूपा पाई के द्वारा द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, रस्किन बॉन्ड के द्वारा द गोल्डन ईयर्स पुस्तक को लिखा गया है। अमिताभ घोष ने स्मोक एंड एसेस पुस्तक को लिखा है। और शांतनु गुप्ता की बात करें तो उन्होंने अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश ने समझौता किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचनाओं के सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना।
दोस्तों याद रखिएगा कि इंडिया और फ्रांस डिजिटल इकोसिस्टम और सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। बात आई है यहाँ पर फ्रांस की, तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल इसकी पेरिस है। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो है एलिजाबेथ बोर्न। आज का अंतिम प्रश्न है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, और इस दिन का उद्देश्य है जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना। इस दिवस की शुरुआत 1889 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, लचीले भविष्य के लिए समानता से लड़ना। हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई गई है। और इस साल यानी 2023 में 2 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया है। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को विश्व डिस्लेक्सिया दिवस मनाया गया है, 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया गया है और 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस भी मनाया गया है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 12 अक्टूबर को इस साल विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया है। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर अभी हाल ही में समझौता हुआ है? तो इटली के बीच में। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने हाल ही में किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? झारखंड में। 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितनी खेल विधाओं को अभी हाल ही में शामिल किया गया है? तो 43। लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवनीत मुनोत। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को मनाया गया है। पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट जिसे P20 बोला जाता है, कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी ने किया है। किस देश के कैल्विन किप्टम ने शिकागो मैराथन में 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकाल करके पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो केन्या के हैं कैल्विन किप्टम। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो कोच्चि में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे बिम्स्टेक संगठन को। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में है और इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और यह बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती देशों का एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था इटली, तो सभी लोगों ने इसका आंसर इटली बताया हुआ है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बीच में पूछा था जिसका आंसर था अन्नू रानी, तो उसका आंसर भी सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन ये था कि एशियन गेम्स में महिलाओं में भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो वो किसने जीता है? अन्नू रानी ने जीता है। आज का क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।